इससे पहले कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आगे बढ़े तो हम समझते हैं कि एक सब्जेक्ट होता क्या है, एक वर्ब क्या होता है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो है जिसका एक डेफिनेशन है, और बाय डेफिनेशन सब्जेक्ट को हम कहते हैं एक्शन परफॉर्मर। मतलब कि एक सेंटेंस में जो काम को करेगा उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वे लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात करने का काम जो है वो वे लोग कर रहे हैं। इट मीन्स कि एक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो है वे लोग। दूसरा एग्जाम्पल, राम जंगल जा रहे हैं, तो यहां जंगल जाने का काम जो है वो राम कर रहे हैं। इसका मतलब कि राम जो है वो सब्जेक्ट है। तो इससे ये समझ में आता है कि एक सेंटेंस में जो काम को करेगा उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो इट्स डे फर्स्ट ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश सीरीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टेंस. Now let's understand how many types of tense do we have. So we have three types of tenses. It's past tense, present tense and future tense. तो सबसे पहले समझते हैं कि एक सेंटेंस में हम टेंस को कैसे पहचानेंगे। मतलब कि वो प्रेजेंट टेंस का है, वो पास्ट टेंस है या वो फ्यूचर टेंस है। सबसे जो आसान तरीका है टेंस को पहचानने का वो है किसी भी सेंटेंस के एंड पार्ट को देखना। मतलब कि अगर किसी सेंटेंस के अंत में है, हूं लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट टेंस का होगा। उसी तरह अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में था, थे, थी लगा हुआ है तो वो पास्ट टेंस का होगा। एट द सेम वे अगर किसी सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी लगा है तो वो फ्यूचर टेंस का होगा। सो लेट मी राइट इट डाउन। पास्ट, था, थे, थी। प्रेजेंट, प्रेजेंट है, हूं, फ्यूचर गा, गे, गी। सबसे पहले हमको टेंस को समझना है कि हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है। बाद में हम उसको आगे अन्य हिस्सों में बांटेंगे। तो सबसे आसान तरीका टेंस को पहचानने का है कि हम किसी भी सेंटेंस के अंत वाले भाग को देखेंगे। अगर उसके अंत के भाग में है, हूं लगा हो तो वो प्रेजेंट टेंस का होगा। अगर वो था, थे, थी लगा हो तो पास्ट टेंस का होगा। और अगर उसके अंत में गा, गे, गी लगा हो तो वो फ्यूचर टेंस का होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वे लोग बात कर रहे होंगे, इस सेंटेंस के अंत में गे लगा है जो कि हमारा फ्यूचर टेंस का है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे वे लोग खाना खा रहे थे, अगर आप सेंटेंस पे ध्यान दें तो हमारे सेंटेंस का अंत थे से हो रहा है। थे यह पास्ट टेंस का है। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि वे लोग बात करते हैं तो यहां पर हमारे सेंटेंस का अंत हैं से हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है। The best way to identify tenses is to look at the end part of a sentence. मतलब कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में है, हूं लगा है तो वो प्रेजेंट टेंस का होगा। अगर था, थे, थी लगा है तो वो पास्ट टेंस का होगा। और इसी तरह अगर उसमें गा, गे, गी से अंत हो रहा है कोई भी सेंटेंस तो हमारा फ्यूचर टेंस का होगा। अब आगे समझते हैं। इन तीनों ही टेंसेस को आगे 4-4 हिस्सों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए फ्यूचर को देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब कि सारे ही टेंसेस का जो आगे का भाग है वो आपका डिफरेंट होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, लेकिन बाद वाला जो पार्ट होगा जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो सेम पार्ट होगा। अब चलिए हम समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और इसको आप कैसे समझ सकते हैं सेंटेंस की मदद से। उसके साथ साथ ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं, उसके पहचानने का नियम, और हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस हो तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। चलिए समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम जितने भी टेंस पढ़ेंगे हम सारे ही टेंसेस को एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका एक स्ट्रक्चर है जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको समझते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 क्या है और ये कब काम करेगा। तो अगर आपके सेंटेंस का अंत, इट मीन्स अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ते है, ती है लगा है, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ता है, ती है, ते हैं और हूं इत्यादि लगा, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इससे पहले कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आगे बढ़े तो हम समझते हैं कि एक सब्जेक्ट होता क्या है, एक वर्ब क्या होता है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो है जिसका एक डेफिनेशन है, और बाय डेफिनेशन सब्जेक्ट को हम कहते हैं एक्शन परफॉर्मर। मतलब कि एक सेंटेंस में जो काम को करेगा उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वे लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात करने का काम जो है वो वे लोग कर रहे हैं। इट मीन्स कि एक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो है वे लोग। दूसरा एग्जाम्पल, राम जंगल जा रहे हैं, तो यहाँ जंगल जाने का काम जो है वो राम कर रहे हैं। इसका मतलब कि राम जो है वो सब्जेक्ट है। तो इससे ये समझ में आता है कि एक सेंटेंस में जो काम को करेगा उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। हम इसको बोल सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो होता है एक्शन परफॉर्मर। सब्जेक्ट जो होता है वो होता है एक्शन परफॉर्मर। एक्शन का मतलब होता है काम और परफॉर्मर का मतलब होता है करने वाला। मतलब कि एक सेंटेंस में जो भी काम को करने वाला होगा उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। अब समझते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब और कुछ नहीं बल्कि जिस काम को सब्जेक्ट करता है वही काम जो है वो वर्ब है। जैसे खेलना, कूदना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, गाना, यानी जितने भी प्रकार के काम हैं उन कामों को हम वर्ब कहते हैं। अब समझते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसको एक्शन रिसीवर भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट जिसको एक्शन रिसीवर बोलते हैं। एक्शन रिसीवर का मतलब है कि वर्ब जिस चीज के ऊपर काम करेगा उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए अब सेंटेंस की मदद से इसको समझते हैं। हमको ध्यान रखना है कि हमारे सेंटेंस का अंत अगर ता है, ते है, ती है से होता है तो हमको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। चलिए इसको बनाते हैं। वो स्कूल जाती है। यहां ध्यान से देखिए, हमारे सेंटेंस का अंत में ती है लगा हुआ है। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अगर हमारे सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है अगर लगा हो तो वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। मतलब कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और हम इसको इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा एस, मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला। हमारे काम को करने का काम जो है वह स्कूल जाती है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो है वह, जो कि एक फीमेल फिगर है और वह का होता है सी। अब हमारे पास वर्ब के दो ऑप्शन हैं, वर्ब 1 और वर्ब 5। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो समझ कि वर्ब 1 का यूज कहां होगा और वर्ब 5 का यूज कहां होगा।
और इसके पीछे कारण भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब 1 का यूज करते हैं जबकि कुछ सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब 5 का यूज करते हैं। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरा एक सवाल है, आप मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सा वर्ब जो है वो सिंगुलर है और कौन सा वर्ब जो है वो प्लूरल है। यहां हमारे पास दो वर्ब है और आपको बताना है कि कौन सा वर्ब हमारा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल। चलिए समझते हैं। तो जिस वर्ब को अभी तक ज्यादातर लोग जिस वर्ब को सिंगुलर समझते थे, एक्चुअली वो जो वर्ब है वो प्लूरल है, और जिनको हम प्लूरल समझते हैं एक्चुअली वो सिंगुलर है। चलिए समझते हैं कैसे। ये हमारा जो वर्ब है ये प्लूरल है और ये हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो चलिए बताते हैं कि एक टॉपिक है जिसका नाम है सिंटेक्स। सेंटेंस वो रूल और रेगुलेशन है जिसको हर एक सेंटेंस को मानना पड़ता है। हाँ, इसके कुछ अपवाद भी हैं, बट सबसे पहले समझते हैं कि सिंटेक्स का नियम क्या है। तो सिंटेक्स का नियम कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर रहना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल बनना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हमारे कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं, उसको भी समझेंगे, लेकिन समझते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आप नाउन के अंत में एस या आईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब आप वर्ब के अंत में सीएस या आईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। चलिए समझते हैं। जैसे कार, जो कि एक नाउन है, और ये रहा कार्स। यहां पर कार जो है वो सिंगुलर है और कार्स जो है वो प्लूरल है। ऐसा इसलिए कि जब हम नाउन के अंत में एसीएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वही चीज यानी वही एस और ईएस या आईएस अगर हम किसी वर्ब में लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। ये सिंटेक्स का नियम है, जहां पर नाउन में एसीएस लगाने से वो प्लूरल बनता है और वर्ब में एसीएस लगाने से वो सिंगुलर बनता है। और सिंटेक्स का नियम था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यही कारण है कि हम ही, सी, इट, नेम्स और जो सिंगुलर पर्सन है उसके साथ वर्ब 5 का यूज करते हैं, क्योंकि वर्ब 5 जो होता है वो सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि वर्ब 5 आपका बनता है किसी भी वर्ब में एस और ईएस लगाने से, और अगर वर्ब में एस और ईएस लग गया मतलब कि वो सिंगुलर है। तो यही कारण है कि हम ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन के साथ एस ईएस लगाते हैं उनके वर्ब में। क्यों? उनको सिंगुलर बनाने के लिए। हाँ, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे इस नियम को आई और यू नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि आई आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज होता है। चलिए समझते हैं कैसे। तो आई हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे अगर हम लिखें कि आई वॉज रीडिंग, तो आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और वाज भी हमारा सिंगुलर है, तो आई के साथ सिंगुलर हम वर्ब लगा दिए। लेकिन इसी आई के साथ हम प्लूरल वर्ब का भी यूज करते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे अगर हम लिखें कि आई हैड बॉट अ कार, तो यहां पर आई हमारा सिंगुलर है जबकि हैव जो है वो प्लूरल है। इससे ये समझ में आता है कि आई जो है वो अपवाद में आता है, मतलब कि एक्सेप्शन में है, जो सिंटेक्स के नियम को नहीं मानता है। ये वही नियम है जहां पर सिंटेक्स बोलता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन आई इस नियम को नहीं मानता। एक और ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जो इस सिंटेक्स के नियम को नहीं मानता है, और वो प्रोनाउन है यू। क्यों? क्योंकि यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी है और वो प्लूरल भी है। मतलब कि यू का मतलब तुम भी होता है और यू का मतलब तुम लोग भी होता है, लेकिन जब भी हम यू के साथ किसी वर्ब का यूज करते हैं वो वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म का होता है। इसलिए आप कभी भी यू के साथ इज या वाज या एम वगैरह का यूज नहीं करते हैं। यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। तो याद रखेंगे कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज होता है, जबकि यू एक सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इसका वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। अब आगे समझते हैं। तो अब क्या करते हैं कि हमको वर्ब 5 का यूज कहां करना है? तो वर्ब 5 का यूज हमको सिंगुलर पर्सन के साथ करना है। किसके साथ? ही, शी, इट और नेम के साथ। चलिए लिख लेते हैं।
वर्ब 5 का यूज आपको करना है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन के साथ। सिंगुलर के साथ आपको वर्ब 5 का यूज करना है। वर्ब 5 का मतलब होता है कि किसी भी वर्ब में अगर हम एस या ईएस जोड़ दें तो वो वर्ब 5 बन जाता है। किसी भी वर्ब में एस और ईएस जोड़ने से वो वर्ब 5 बन जाता है। और इस वर्ब 5 का हमको यूज कब करना है? जब हमारा सब्जेक्ट जो हो वो ही, शी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर पर्सन हो तो ही हम वर्ब 5 का यूज करेंगे, मतलब कि अपने वर्ब में एस और ईएस का यूज करेंगे। अब चलिए समझते हैं। तो हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है कि हमारा सब्जेक्ट शी है, इसलिए यहाँ पर हम वर्ब 5 का यूज करेंगे। तो वर्ब 5 का यूज करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारा वर्ब कहाँ है। तो वह स्कूल जाती है, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? क्योंकि काम को ही हम वर्ब बोलते हैं। तो काम हमारा जो है वो हो रहा है जाने का। तो जाना का होता है गो, गो। लेकिन अगर हम यहाँ पे गो लिखकर छोड़ दें तो ये सिंटेक्स का नियम के विरुद्ध जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वर्ब हमारा प्लूरल हो गया, तो ये सिंटेक्स के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। अब करना क्या है कि सिंटेक्स के नियम को फॉलो करने के लिए आपको वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, मतलब वर्ब को आपको फिफ्थ फॉर्म में बदलना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि इस वर्ब को फिफ्थ फॉर्म में यानी पांचवें रूप में बदलने के लिए हम एस लगाएं या ईएस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं एस और ईएस में। तो चलिए इसको आसान बनाते हैं और समझते हैं कि एस कहां लगेगा और ईएस कहां लगेगा। तो ईएस जो है आपको कहां लगाना है, तो चलिए समझते हैं कि वॉवेल्स के साथ, मतलब कि अगर आपके वर्ब का अंत ए, ई, आई, ओ और यू से अगर होता है तो उसको वर्ब 5 बनाने के लिए आप ईएस का यूज करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा यहां देखिए वर्ब का जो अंत है उस वर्ब के अंत में ओ लगा है जो यहां पे मैच कर रहा है, यानी इस वर्ब को 5 बनाने के लिए हम ईएस का यूज करेंगे। सी गोज। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब भी हमारा हो गया सिंगुलर, मतलब ये सिंटेक्स के नियम को फॉलो कर लिया, मतलब ये हमारा करेक्ट है। सी गोज कहां जाती है? स्कूल, टू स्कूल। अच्छा, एक सवाल और भी आता है कि ये टू क्या है, हम टू क्यों लगाते हैं? तो इस बात को समझिए कि ये जो टू है, जब भी हम किसी भी प्लेसेस के नियर बाई हो, जब भी हम किसी जगह के आसपास हो, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हो, मतलब कि एक खास जगह पर हो, तो वहां पर हम टू का यूज करते हैं। तो हमारे सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो है सी गोज टू स्कूल। अगर इसके जगह पर अगर हम लिख देते हैं कि सी गो टू स्कूल तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि सिंटेक्स के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे हम लोग गाना गाते हैं, तो हमारे सेंटेंस का अंत जो है वो ते है से है, मतलब ये भी हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सो हम लोग का होता है वी, वी। सो सब्जेक्ट हमारा हो गया वी। अब समझते हैं कि वर्ब 1 का यूज होगा कि वर्ब 5 का। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे वर्ब 1 का यूज होगा, क्योंकि वर्ब 5 का यूज हम केवल ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन के साथ ही करते हैं, जबकि वी जो है वो इनमें से किसी का भी पार्ट नहीं है, तो इसके साथ हम वर्ब 1 का यूज करेंगे। वर्ब 1 का मतलब है कि ना ही तो हम इसके साथ एस लगाएंगे, ना ही इसके साथ हम ईएस लगाएंगे। इसका मतलब वर्ब 1 का मतलब होता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें एस लगा हो ना ईएस लगा हो। तो चलिए, तो गाना गाने को हम बोलते हैं सिंग अ सॉन्ग। वी सिंग अ सॉन्ग, हम लोग गाना गाते हैं।